हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण में भाषाई कौशल की। बेसिकली भाषाई कौशल पर एक क्लास हम कर चुके हैं और आज हम भाषाई कौशल टॉपिक को पूरा करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी पेडागोजी सीटेट एग्जाम के लिए और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, भाषाई कौशल। भाषाई कौशल, भाषाई कौशल कितने होते हैं हमारे? 4। सुबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पिछले वीडियो में हमने जाना कि हमारे मुख्य कौशल कौन से हैं और अन्य कौशल कौन से हैं, ग्रहणात्मक कौशल किन्हें कहते हैं और अभिव्यक्तात्मक कौशल किन्हें कहते हैं। तो आज हम जानेंगे पठन के प्रकार। पठन कितने तरीके से किया जा सकता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है हमारा सस्वर पठन। सस्वर पठन क्या होता है? सस्वर मतलब स्वर सहित, यानी हम कह सकते हैं जो पठन स्वर सहित किया जाता है। यानी जैसे यहाँ लिखा है स्वर सहित, अर्थात आवाज के साथ बोल बोल कर पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यानी जब हम कोई पठन सामग्री पढ़ते हैं और उसे बोल बोल कर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर होता है सस्वर पठन। ठीक, जो सस्वर पठन है ये बच्चों के लिए कहाँ पर अधिक उपयोगी साबित होता है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं इनको वर्णमाला कैसे पढ़ाई जाती है? सस्वर पठन करके, बोल बोल कर सिखाई जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये सर्वाधिक उपयोगी होता है। क्या? सस्वर पठन। दूसरा है हमारा आदर्श पठन। आदर्श पठन क्या होता है? तो ये होता है भाषा के संपूर्ण शुद्ध, बोलते ना हम भाषा को कुछ भी उल्टा सीधा अपने अनुसार बस समझ जाएं, आपस में बोल लेते हैं, लेकिन आदर्श पठन वही होता है जो भाषा को शुद्ध रूप है और उसे शुद्ध रूप में ही पढ़ा जाए, तो वो होता है हमारा आदर्श पठन। भाषा के संपूर्ण शुद्ध रूप, गति, उसकी कहाँ पर गति है, कहाँ पर यति लगेगी, आरोह क्या होना चाहिए, अवरोह क्या है, स्वराघात किस तरीके से प्रयोग करें, वलाघात किस तरीके से व्यक्त करें, ठीक है, प्रयोग करें, इत्यादि। इनका क्या करना पड़ता है? इन सब का हमको ध्यान रखना पड़ता है। लय, तुक, गति, यति, बलाघात, स्वराघात, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है, कहाँ पर कैसे उच्चारण करना है, तो ये होता है हमारा आदर्श पठन। ठीक है, इन सब का ध्यान रखकर जो पठन किया जाता है वह कहलाता है आपका आदर्श पठन। ठीक, यह मुख्यतः शिक्षक या भाषा विद्वानों, जैसे लेखक, कवि वगैरह होते हैं या शिक्षक होते हैं या विद्वान होते हैं, ये आदर्श पठन का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है हमारा आदर्श पठन जिसमें लय, तुक, गति, यति, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही आगे बात करेंगे। ऐसे ही अगला है हमारा मौन पठन। जैसे कि यहाँ से मौन से पता चल रहा है, मौन मतलब शांत। तो मौन पठन क्या होता है? जब शांति से कोई चीज़ पढ़ी जाती है, जब लिखित सामग्री को बिना आवाज़ किए कैसे पढ़ते हैं? चुपचाप, शांत मन से, ठीक है, चुपचाप मन ही मन में पढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं हम मौन पठन। ठीक है, तो मौन पठन कहलाता है जिसे हम शांति से पढ़ते हैं, चुपचाप मन ही मन में बिना आवाज़ किए जो पढ़ते हैं। ऐसा पठन क्या करता है, ये कहाँ पर उपयोगी होता है? जब मौन पठन करते हैं तो हम कोई गहन अध्ययन कर रहे होते हैं, डूब जाते हैं, हम जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं उसके अर्थ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होते हैं, हम बिल्कुल कह सकते हैं ना उसमें लीन हो जाना। तो जब गहन पठन किया जाता है तो मौन पठन किया जाता है तो गहन अध्ययन तथा अर्थ के महत्व को, यानी क्या अर्थ दे रहा है वो, इसका क्या महत्व हो सकता है, उसे जानने के लिए, समझने के लिए हम गहन अध्ययन करते हैं। और गहन अध्ययन कैसे किया जाता है? शांति से। तो इसे समझने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है? मौन पठन। तो मौन पठन किया जाता है गहन अध्ययन करने, जब गहन अध्ययन किया जाता है और शांति से पढ़ा जाता है उसे कहते हैं हम मौन पठन। तो ये एक पठन का तरीका है। अगला है हमारा गंभीर पठन। गंभीर पठन कैसे होता है? नए ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो पठन किया जाता है उसे कहते हैं हम गंभीर पठन। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नया ज्ञान है उसे प्राप्ति के लिए, भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, अब मान लो
हमें जैसे चंडीगढ़ में जो वैकेंसी निकली है उसमें पंजाबी पूछी जा रही है 10 नंबर की, तो पंजाबी भाषा हमें आती नहीं है। अब वो हमारे लिए नया ज्ञान होगा, हम पंजाबी भाषा को समझेंगे, सीखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें नया ज्ञान प्राप्त करेंगे और उस भाषा पर अधिकार प्राप्त करेंगे। तो वो हो जाएगा हमारा गंभीर पठन। वो हमें आ नहीं रहा है लेकिन उसे जानने के लिए, सीखने के लिए उस भाषा पर हमें अपना अधिकार करना है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, गंभीर पठन करना पड़ेगा, हमें पंजाबी सीखनी पड़ेगी और पंजाबी सीख के फिर हम उस ज्ञान पर उस भाषा पर हम अपना अधिकार जमा पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा गंभीर पठन। ऐसे ही आगे बात करेंगे। अगला है हमारा द्रुत पठन। द्रुत पठन कैसे किया जाता है, सीखी हुई भाषा हो, जब हमने कोई नई भाषा सीखी है, नया ज्ञान सीखा, उस सीखी हुई भाषा का हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। ठीक, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करने के लिए या फिर उसे आनंद के तौर पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आनंद के लिए एवं साहित्य की जानकारी के लिए, कुछ अपनी तरफ से अपना कुछ नया ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं तो हम जैसे साहित्य की जानकारी प्राप्त करते हैं, आनंद के लिए पढ़ते हैं, जैसे स्टोरी पढ़ने में अच्छा लगता है। और जो हमने नई भाषा सीखी है जिसे हम भूल ना जाएं, उसका अभ्यास करें, तो अपने मन से पढ़ें, बिना किसी के दबाव से। तो अपने आप से, खुद के मन से जब हम कुछ पढ़ते हैं तो वो होता है हमारा द्रुत पठन। ठीक, तो ये भी एक पठन का प्रकार है। अगला है हमारा वैयक्तिक पठन। वैयक्तिक मतलब सेपरेट, अपने आप में कोई अकेला बैठ के अगर कोई पठन करे तो वो होता है वैयक्तिक पठन। तो वैयक्तिक पठन होता क्या है, किसी एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सस्वर पठन को, पठन कैसे करेगा वो, बोल बोल कर, स्वर सहित सस्वर पठन को ही हम वैयक्तिक पठन कहते हैं। और अगला है हमारा सामूहिक पठन। तो सामूहिक मतलब समूह, जो समूह में पठन करते हैं। तो सामूहिक पठन है 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा किए जाने वाले सस्वर पठन को। ठीक, ये भी सस्वर पठन का ही एक प्रकार है। तो सस्वर पठन को हम क्या कहते हैं, सामूहिक पठन कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि समूह में पढ़ रहे हैं, जब हम सस्वर पठन करेंगे, बोल बोल कर सबके साथ में ग्रुप बना के पढ़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हम सामूहिक पठन कर रहे हैं। तो ये कैसे किया जाता है, ये स्वर सहित किया जाता है, इसीलिए यह पठन कौन सा, सामूहिक पठन क्या कहलाता है, यह भी एक सस्वर पठन का ही भाग है। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे बोलना, यानी जो हमारा बोलना कौशल है, इसमें बोलना कौशल है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति। तो जो बोलना कौशल है, इसमें कुछ शिक्षण विधियों की बात करेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ। तो जैसे पहली है हमारी बातचीत, बच्चे से बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे, तो इसमें क्या होगा, उसके बोलने के जो कौशल है उसमें उसका विकास होगा। सस्वर पठन विधि, बच्चे से सस्वर पठन कराएंगे तो भी बच्चा अपने बोलने की शैली सीखेगा। ठीक, ऐसे ही कहानी सुनना व सुनाना, बच्चे से कहानी सुनेंगे, बच्चे को सुनाएंगे, फिर कहेंगे बच्चों क्या कहानी सुनी आपने, आप बताइए, आप सुनाएं। किसी बच्चे का नाम ले दीजिए कि आप बताइए आपने क्या समझा इस कहानी से, आपको समझ में आई, आपने कितनी कैच की है। तो ऐसे बच्चे से पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा बोलना सीखता है और इसमें अर्थ ग्रहण करना सीखता है। तो कहानी सुनना, सुनाना, नाटक, कहानी, कविता, ये सब बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो कहानी सुनना विधि, ये भी क्या है, इससे भी जो हमारा बोलना कौशल है ये विकसित होता है। प्रश्नोत्तर विधि, बच्चे से हम प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर जब प्राप्त करेंगे तो बच्चा बोलने में जो हेजिटेशन होती है वो खत्म होगी उसकी। ऐसे ही बोलने के अवसर प्रदान करना, वही अवसर देना, ये सबसे अच्छी बात होती है। बोलने के जितने अवसर देंगे बच्चे को, उतना ही वो बोलेगा और उतना ही उसके कौशल का विकास होगा। चित्र वर्णन विधि, जैसे बच्चे को कोई चित्र दिखाया जाए और पूछा जाए बताइए आप इस चित्र से क्या समझ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये चित्र कैसा बना है, ये क्या मतलब उसमें जितनी भी आकृति बनी होंगी उसका पूरे का वर्णन करवाएंगे बच्चे से। तो क्या होगा, बच्चा वर्णन करेगा तो मौखिक अभिव्यक्ति करेगा। तो जब मौखिक अभिव्यक्ति देगा वो, तो क्या करेगा वो, उसके जो बोलना कौशल है इसका विकास होगा। ऐसे ही वाद विवाद विधि, तो इसमें वाद विवाद मतलब वार्तालाप ही होता है, वाद विवाद करते हैं, तो यहाँ भी बोलने के अवसर ही दिए जाते हैं। भाषण विधि, बच्चे को प्रोत्साहित करें भाषण देने के लिए, तो भाषण में भी बच्चे की जो बोलने की स्किल है उसमें सुधार होता है। तो ये भी एक
बोलना कौशल की शिक्षण विधि है क्या, भाषण विधि। ऐसे ही नाटक, रंगमंच में बच्चों को क्या करें, बच्चों की जब सहभागिता करेंगे तो बच्चों को डायलॉग देंगे बोलने के लिए, तो बच्चे बोलना सीखेंगे और बोलकर बच्चे को जब स्टेज पर बोलना होता है तो बच्चे समझ जाते हैं हमको किस वे में बोलना है, किस तरीके से बोलना है, तो वहाँ भी बच्चे की जो बोलने की शैली है उसमें वो विकसित होती है। ठीक, तो ये थी मौखिक अभिव्यक्ति की कुछ शिक्षण विधियाँ। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे हम लेखन कौशल की शिक्षण विधियों की। ठीक, तो इसमें पहली है हमारी मॉन्टेसरी विधि। ये क्या कहती है, जो मैडम मारिया मॉन्टेसरी थी, इन्होंने इस विधि का निर्माण किया। तो मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है, इनमें संवेदनाओं को बहुत महत्व दिया जाता है। जो बच्चों की संवेदना होती है उनको महत्व दिया जाता है। बच्चों से कहा जाता है बताइए, महसूस कीजिए, संवेदनाओं से पहचानिए। तो इस विधि में क्या होता है, बच्चे को पहले क्या करते हैं, लिखित सामग्री दे दी जाती है, लिखित शब्द और वाक्य दे दिए जाते हैं। फिर बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, जैसे आ लिखा। ठीक, तो आ लिखा ऐसे इस तरीके से आ लिखा होगा, बच्चे को सिखाएंगे। जब क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे इस पर उंगली फिराओ, ऐसे उंगली फिराओ इस तरीके से, ये कैसे बन रहा है, उंगली फिराई, फिर अब नया बना के देखो, तो बच्चा इस तरीके से सीखता है। तो इसमें क्या होता है, पहले उसको लिखित सामग्री दी जाती है और शब्द दिए जाते हैं, अक्षर दिए जाते हैं, वाक्य दिए जाते हैं, और कहा जाता है स्वयं उंगली फेरने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है। फिर क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं इसमें बच्चों की हेल्प करते हैं, बच्चों को ही देते हैं काम करने के लिए, फेरने जो उंगली वगैरह फेरनी होती है बच्चों को, तो सीखने के लिए बच्चों की बस सहायता करते हैं। और उनको ही उनकी जो क्या संवेदना होती है, जैसे बच्चा उंगली फिराएगा तो उसको लगेगा पहले हमने ऐसे फिराई, फिर ऐसे फिराई, तब जाके ये यूँ बना, फिर इस तरीके से किया, इस तरीके से, फिर बच्चा नया बना देगा। तो ये होता है क्या, यहाँ पर संवेदना काम करती हैं। तो ये होती है मॉन्टेसरी विधि। इसका निर्माण किया था मारिया मॉन्टेसरी ने। ठीक है, दूसरा है हमारा श्रुतलेख। श्रुतलेख इसमें क्या है, बच्चा सुन सुनकर लिखता है, इससे हमारी सुनने की और लिखने की दोनों ही जो स्किल हैं वो सुधरती हैं। सुलेख क्या होता है, सुंदर लिखावट के लिए जो लिखने का अभ्यास किया जाता है, इसी को हम सुलेख कहते हैं। आगे बात करेंगे। अगली है हमारी अनुकरण विधि। ये जो हमारी इमिटेशन है, इसमें अनुकरण को हम नकल विधि भी कहते हैं। अनुकरण क्या होता है, जब टीचर कुछ लिखवाता है या बोलता है और बच्चा बाद में उसे देख देख कर लिखे या फिर बोले, वही होती है हमारी अनुकरण विधि। अगर लिखेगा तो लेखन विधि कौशल में जाएगा। ठीक, ऐसे ही अनुलेख क्या होता है, सेम वैसा की वैसा ही लिखना। सुंदर लिखावट के लिए पहले लिखे हुए या छपे हुए सुंदर अक्षरों या शब्दों को देख देख कर उनका लेखन जो करता है बच्चा, लेखन का अभ्यास जो करता है, वही अनुलेख कहलाता है। इससे राइटिंग सुधरती है। हमारा अगला है डॉट टू डॉट विधि। डॉट टू डॉट विधि क्या होती है, जैसे बच्चे को हम डॉट डॉट बना के इस तरीके से देते हैं और बच्चा क्या करता है, बच्चा इस पर फेर के अक्षर बनाना या शब्द बनाना सीखता है इस तरीके से। ये डॉट डॉट विधि है। तो ये क्या है, इसे हम रूपरेखा अनुकरण विधि भी कहते हैं। ये इसमें बच्चों को क्या होता है, डॉट बनाकर दे दिए जाते हैं और बच्चा उस पर क्या करता है, बिंदुओं को मिलाकर, बिंदुओं को कैसे मिलाएगा, जैसे ये डॉट डॉट दिया है तो इन बिंदुओं को इस तरीके से मिलाएगा और अक्षर बनाना सीख जाएगा। ये होती है डॉट डॉट विधि। तो ये होती हैं हमारी कुछ शिक्षण विधियाँ। तो हमारा भाषाई कौशल जो भाषाई कौशल चल रहे थे, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।